उसमें पहली बड़ी खबर भोपाल से बता दें, जहां पर 72 घंटे में राजनीतिक विज्ञापन हटा दिए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने इसको लेकर निर्देश दे दिए हैं। निजी मकानों पर लगे राजनीतिक विज्ञापन हटाए जाएंगे, निर्देशित कर दिया गया है। आचार संहिता की शिकायतों का 24 घंटे के भीतर ही निराकरण किया जाएगा। तो वहीं शासकीय संपत्ति पर बैनर, झंडे 24 घंटे में हटाए जाएं। टेलीफोन, बिजली खंभों पर लगे बैनर, झंडे 48 घंटों में हटाए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर ईएनए में, इलेक्शन न्यूज एनालिसिस में हर तरह के चुनावी मोड से जुड़ी ये खबर और बदलते सियासी समीकरणों को लेकर आपको अपडेट करेंगे। तो इस वक्त की ये भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर 72 घंटे के भीतर अब ये बड़ा एक्शन लेने में तैयार है। मध्य प्रदेश निर्वाचन सदन ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। तो शासकीय संपत्ति पर बैनर, झंडे 24 घंटे में हटाए जाएं। तो वही टेलीफोन, बिजली खंभों पर लगे बैनर भी 48 घंटे के भीतर हटाए जाने के लिए निर्देश दे दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसको लेकर निर्देश दिया है। बढ़ते हैं आगे, खबर इंदौर से, जहां पर कैलाश विजयवर्गीय का एक और बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला की तुलना उन्हें सूर्पनखा से कर दी है। कोई बहरूपिया चुनाव में धार्मिक आयोजन के नाम पर आए तो उनकी नाक मत काटना। चुनाव वाले दिन सब लोग बीजेपी को वोट डालना और उस बहरूपिये की नाक खुद ब खुद कट जाएगी। बड़ा सियासी बयान दे दिया है। आपको बता दें, अब इस बयानबाजी में सूर्पनखा की भी एंट्री हो गई। पहले राम, फिर रावण और अब सूर्पनखा। जब भी कोई बहुरूपी के रूप में आता है तो जनता जनार्दन उसकी नाक काट देती है। और जब कोई जनता जनार्दन के बीच में बहुरूपी आए तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? राम जी ने नाक काटी थी ना, पर अपने को चाकू छुरी का उपयोग नहीं करना। अपने को प्रजातंत्र के अंदर काटना नहीं नाक। खाली जिस दिन मतदान हो, अपने मोहल्ले के सब लोगों को साथ में ले जाके कमल का बटन दबा देना, बहुरूपियों की नाक काट देना। जब भी तो देखिए, आपने बयान भी सुना कैलाश विजयवर्गीय का। ये बड़ा बयान उन्होंने दे दिया, कई मायनों में बेहद अहम ये बयान। और अब आपको बता दें कि इस प्रकार से सियासी गलियारों में ऐसे बयानबाजी का सिलसिला हमने देखा शुरू से ही नजर आ रहा है। और अब राम की तुलना तो कभी रावण की तुलना, और अब यहाँ पर बयानबाजी में सूर्पनखा की भी एंट्री हो गई है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। पीयूष पारे हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, जिस हिसाब से बयान सामने आ रहे हैं, वैसे तो विधानसभा चुनाव के लिहाज से अब इसका सिलसिला और भी ज्यादा तेज हो चला है, लेकिन अब सूर्पनखा की एंट्री हो गई है। सूर्पनखा से उन्होंने तुलना कर दी है। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, विधानसभा 1 का जो चुनावी समीकरण है और उस चुनावी समीकरणों के बीच में जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय लगातार मैदान में नजर आ रहे हैं, ना सिर्फ वे कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं, बल्कि समय समय पर कांग्रेस पर भी लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमने सुना कि पहले उन्होंने कहा कि अगर आप कांग्रेस को वोट देते हैं यानी कि आप पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, लेकिन अब एक और बयान उनका सामने आया, उसमें सीधे तौर पर वे कांग्रेस नेताओं की जो तुलना है वो सूर्पनखा से करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस बयान को लेकर कांग्रेस भी लगातार तंज कस रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये बीजेपी की बौखलाहट है और इसी तरीके से जो है वो चुनाव से पहले इस तरीके के बयान सामने आएंगे। लेकिन माहौल गर्म है और आप देख रहे हैं कि विधानसभा 1 में एक तरफ जहां पर कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े चेहरों को बीजेपी ने मैदान में उतारा है, तो वहीं लगातार सियासी बयानबाजी के जरिए ही सही कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। संस्कृति, निश्चित रूप से बड़े चेहरों को उतारा है तो बड़े चेहरे, बड़े बयान और बड़े सियासी मायने के निकाले जाएंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए पीयूष। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज रायगढ़ दौरा रहने वाला। अध्यक्ष बनने के बाद वे 5वीं बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। भरोसे के सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे, विशाल जनसभा को वे संबोधित करेंगे। तो जिले के कई विकास कार्यों की सौगात आज वे देने जा रहे हैं। तो 82 विकास खंडों में बनने वाले जैत खाम का आज वे शिलान्यास करेंगे। सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण आज का मल्लिकार्जुन खड़गे का ये दौरा। कुछ ही देर में वे पहुंचने वाले हैं और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो ये बड़ी खबर आज रायगढ़ से
चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं और रायगढ़ बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि यहां पर पहले से ही कांग्रेस अपनी पैठ बनाए हुए है। खबर दिल्ली से, जहां पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस के 80 नाम तय हैं। सर्वे के आधार पर 80 से ज्यादा नाम फाइनल कर लिए गए। तो बैठक में हारे हुए वरिष्ठ नेताओं के नाम पर भी चर्चा हुई है। 30 विधायकों के टिकट कट सकते हैं, यानी कि जिनकी रिपोर्ट सही नहीं आई है सर्वे के आधार पर उनके टिकट कट सकते हैं। खराब रिपोर्ट के चलते पार्टी कोई बड़ा फैसला भी ले सकती, जिसको लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। तो दिल्ली में 7 और 8 अक्टूबर को कांग्रेस सीईसी की बैठक होने जा रही है। कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी और सबसे पहले सिटिंग एमएलए की लिस्ट जारी हो सकती है। टिकट को लेकर जन आक्रोश यात्रा को भी आधार बनाया गया है। तो कांग्रेस की रणनीति आखिर क्या है, आपको भी ग्राफिक्स के माध्यम से बता दें। तो किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना है, चेहरे से ज्यादा जीत पर फोकस कांग्रेस करना चाह रही है। तो वहीं स्थानीय संगठनों को तवज्जो दिया जा रहा है। विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी से भी अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको भी हम बता रहे हैं, विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी से बचना है, क्षत्रपों की बजाय अब सर्वे की सुनना है। तो लगातार इसको लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। सर्वे कराया जा रहा है, एआईसीसी द्वारा सर्वे कराया जा रहा है और इस सर्वे की रिपोर्ट जिस आधार पर आ रही है उससे ये खबर सामने आई है कि 30 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। जिनके अभी तक के कामकाज का ब्यौरा ठीक नहीं रहा है उनके टिकट कट सकते हैं। तो कांग्रेस अब जिताऊ चेहरे को फोकस करने वाली है, वहीं कामों पर फोकस करने वाली है। जिनकी रिपोर्ट अच्छी है उनको अब मैदान में उतारने की तैयारी में कांग्रेस है। इसी रणनीति के साथ लगातार कांग्रेस काम कर रही है। तो बीजेपी ने 2023 का चुनावी महासमर जीतने के लिए स्पेशल प्लानिंग की है और इसके लिए पार्टी ने बूथ प्लान बनाया है जो उसके लिए सत्ता में वापसी की राह आसान कर सकता है। 18 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता बूथ समितियों की कमान संभालेंगे। तो क्या है पूरी रणनीति, चलिए समझते हैं। 2023 की चुनावी महाभारत जीतने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही। दिग्गजों महारथियों को उतारकर कांग्रेस को पटकनी देने का दांव तो पार्टी ने खेल ही दिया है। पार्टी ने बूथ को मजबूत करने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट प्लान भी बनाया है। बीजेपी बूथ प्लान के सहारे सत्ता में वापसी की अपनी राह आसान करना चाहती है। क्या है बीजेपी का ये विनिंग प्लान, चलिए समझते हैं। बीजेपी का विनिंग प्लान 2023 की जंग जीतने बीजेपी कर रही माइक्रो मैनेजमेंट। पार्टी की चुनावी रणनीति में पन्ना प्रमुख सबसे महत्वपूर्ण। मध्य प्रदेश में एक पन्ने पर 2 या उससे ज्यादा कार्यकर्ता। हर कार्यकर्ता के हिस्से में विधानसभा क्षेत्र के 10 परिवार। करीब 30 मतदाताओं से सीधे संपर्क में पन्ना प्रमुख। मतदाताओं के सुख दुख में शामिल होते हैं पन्ना प्रमुख। व्हाट्सएप ग्रुप से मतदाताओं को भेजते हैं सूचनाएं। बीजेपी कर चुकी है बूथ प्रभारियों के सम्मेलन। पन्ना प्रमुख और अर्ध पन्ना प्रमुख को भी दे चुकी है ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश में 64,523 बूथ। बीजेपी को भरोसा है कि माइक्रो लेवल मैनेजमेंट उसके लिए जीत का रास्ता खोल देगा। वहीं कांग्रेस बीजेपी के प्लान को कटघरे में खड़ा कर रही है। जिसके पास कार्यकर्ता हैं, जिसके पास रीति नीति है, जिसके पास नीति नियत और नेटवर्क है, ये नेटवर्क है हमारा, नीति हमारी अच्छी है और नेता हमारा अच्छा है। इसलिए पन्ना प्रभारी की कल्पना भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी राष्ट्रीय दल ने नहीं दी। बूथ प्रभारी की कल्पना भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी ने नहीं दी, क्योंकि जिसके पास वैचारिक आधार है, जिसके पास कार्यकर्ता का आधार है, वही दल ये काम कर सकता है। ये पन्ना बूथ इन सबकी रणनीति ध्वस्त हो चुकी है। बीजेपी डिपेंड है सिर्फ झूठ, प्रचार और फर्जी सर्वे खरीदने में। उनके दम पर सीट बचाने की कोशिश कर रही, जीत तो नामुमकिन है। 2023 की सियासी जंग बीजेपी किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है। उसकी बूथ लेवल प्लानिंग इसी कड़ी में बड़ी कोशिश है। अब ये कोशिश कितनी सफल होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।
बढ़ते हैं आगे। तो शिवराज कैबिनेट की आखिरी बैठक आज होने जा रही है और बैठक के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है। रात 9 बजे सीएम हाउस में ये बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बैठक में योजनाओं का पिटारा खुल सकता है। कई विभागों और कर्मचारियों को लाभ इसका मिल सकता है। तो बैठक में 43 प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी, लगातार मंथन किया जाएगा। रात 9 बजे सीएम हाउस में बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक आगामी रणनीति, संगठन की मजबूती और ऐसे कई बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे होने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिहाज से, जिसलिए ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जो कि सीएम हाउस में रात 9 बजे होने जा रही है। तो बैठक में 43 प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। लगातार एक्टिव मोड में सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। तो शिवराज कैबिनेट की ये आखिरी बैठक आज रात 9 बजे सीएम हाउस में होने जा रही है और इसके बाद आपको बता दें ये आखिरी बैठक इसीलिए क्योंकि इसके बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है। बेहद भी महत्वपूर्ण कई मायनों में ये बैठक, जिसमें कई कार्यों के कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेंगे, प्रत्याशियों से जुड़े नामों पर भी चर्चा की जाएगी, किस प्रकार से जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है, जीत के मंत्र भी दिए जाएंगे और कई ऐसे बड़े बड़े मुद्दे विधानसभा चुनाव के लिहाज से जिस पर रणनीति के तहत अब बीजेपी काम करने वाली है। तो खबर इंदौर से, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट देना यानी पाकिस्तान का समर्थन करना है। कांग्रेस वोट की राजनीति करती है, तुष्टीकरण के लिए वर्ग विशेष का समर्थन करते हैं। हमारे साथ खड़े होके राम नाम बोलकर नाटक करते हैं। हम राम नाम बोलकर पैदा हुए और राम नाम बोलकर ही मरेंगे। हम नौटंकी वाले लोग नहीं हैं, कभी जनेऊ तो कभी टोप पहन ली। हम राम के पट्टे हैं, दुपट्टा डाल के चलते हैं, कोई डुप्लीकेट रोल नहीं है अपना। बड़ा बयान कैलाश विजयवर्गीय ने दिया, कई सियासी मायने, क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। इसको वोट देना मतलब पाकिस्तान का समर्थन करना, ये सबको समझा, क्योंकि ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की नीति के लिए एक विशेष वर्ग के लोगों को समर्थन करते हैं सिर्फ, और हमारे साथ खड़े होकर राम राम बोल के नाटक करते हैं। हम सब राम राम बोलकर पैदा हुए और राम राम बोलकर ही मरेंगे। हमारा तो प्रारंभ भी राम से होता है और अंत भी राम से होता है। हम नौटंकी वाले लोग नहीं हैं, कभी जनेऊ पहन ली, कभी टोपी पहन ली, कभी क्या करके। राम के पट्टे हैं, दुपट्टा डालते तो सरेआम कहीं पर भी जाए तो दुपट्टा डाल के जाते। उसमें डुप्लीकेट रोल नहीं है अपना। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ईमानदार कार्यकर्ता, देश के लिए काम करता है। तो हम सब देश के लिए काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट देना इसका मतलब देश को आगे बढ़ाने के लिए वोट देना है। कांग्रेस को वोट देना। तो खबर भोपाल से बता दें, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान बुरहानपुर के दौरे पर रहने वाले। लाडली बहना राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। लाडली बहनों के खातों में ये 1250 रुपए वे ट्रांसफर करेंगे। बालाघाट के आउट ऑफ टर्न प्रमोशन कार्यक्रम में वे शिरकत करेंगे, जिसमें मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। तो वहीं बालाघाट विधि कॉलेज और विकास कार्यों की सौगात आज देने जा रहे हैं बुरहानपुर को। धार, मुरैना, भिंड और मंडला के मेडिकल कॉलेज का भी आज भूमि पूजन करेंगे। कई बड़ी सौगातों के साथ आज ये सीएम शिवराज सिंह चौहान का दौरा। तो संभागीय आईटीआई गोविंदपुरा का लोकार्पण करेंगे। तो वहीं 39 करोड़ रुपए की लागत से संभागीय आईटीआई बनने जा रहा है। सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत स्टाइपेंड का भी आज वितरण करने जा रहे हैं। तो अपडेट आपको देते हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बुरहानपुर के दौरे पर और कई बड़ी सौगात आज देने जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश चुनाव से महज 2 महीने पहले सियासत जाति के इर्द गिर्द घूम रही है। कांग्रेस ओबीसी और जातिगत जनगणना का दांव आजमा रही है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश में ये फैक्टर कांग्रेस को ही भारी पड़ेगा और ओबीसी आबादी का 2023 चुनाव में क्या असर दिखने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान से जाहिर है कि फिलहाल कांग्रेस के लिए किसी काट को बीजेपी के खिलाफ आजमाना आसान नहीं है। बीजेपी के महिला आरक्षण की काट कांग्रेस ओबीसी फैक्टर को मान रही थी। कई मंचों पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जातिगत जनगणना और ओबीसी का मुद्दा उछाल चुके हैं। राहुल कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में आते ही जातिगत जनगणना कराएगी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में भी राहुल यही कहते नजर आए थे। वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम ये हम करके दिखाएंगे। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ ओबीसी की आबादी 50% से ज्यादा है। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, विंध्य और मध्य भारत के क्षेत्रों में 51% से ज्यादा ओबीसी आबादी है। वहीं 100 से ज्यादा सीटों पर ओबीसी फैक्टर अहम भूमिका निभाता है। चुनावी साल में मध्य प्रदेश के लिहाज से दोनों दिग्गजों के बयान बेहद अहम हैं, खासकर तब जब चुनाव को सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। हालांकि राहुल के बार बार ओबीसी का मुद्दा उछालने के बावजूद मध्य प्रदेश कांग्रेस इसको लेकर मुखर नहीं है। इसके पीछे कमलनाथ को सीएम प्रोजेक्ट करना सबसे बड़ी वजह मानी जा सकती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अंदरूनी कलह से भी बचना चाहेगी, क्योंकि कहीं न कहीं ये विषय कांग्रेस के ओबीसी नेताओं से जोड़कर भी देखा जा सकता है। इधर बीजेपी 3 ओबीसी मुख्यमंत्री का टैग लेकर कांग्रेस को टारगेट कर रही है। जरा बताओ, आपकी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में किस ओबीसी नेता के अधीन है, उसके निर्णय से चलती है? अरे यहाँ तो सेठ कमलनाथ और राजा दिग्विजय सिंह जी के कब्जे में पूरी कांग्रेस है। जरा पूछो किसी अपने ओबीसी नेता से। और जरा ये तो बताओ, आपने मध्य प्रदेश में आज तक अपनी सरकार में कितने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए या विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष ओबीसी से बनाए? कांग्रेस ओबीसी और जातिगत जनगणना के जरिए जाति का तड़का लगा रही है, तो बीजेपी का 3 ओबीसी मुख्यमंत्री और आधी आबादी के लिए आरक्षण का टैग कहीं न कहीं कांग्रेस पर भारी पड़ रहा है। अब देखना होगा कि ओबीसी आबादी एमपी में किसके लिए समीकरण बनाती है और किसके लिए बिगाड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। बढ़ते हैं आगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने सरल, सहज और इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और ऐसा ही कुछ अंदाज मुख्यमंत्री का सीहोर में देखने को मिला, जहां कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से जनता से पूछा कि चुनाव लड़ूं या नहीं और यहां से लड़ना है कि नहीं। इस दौरान मौजूद लोगों ने मामा मामा के जमकर नारे लगाए। फिर सीएम ने हाथ जोड़कर सभी का धन्यवाद किया। तो वहीं 3 दिन पहले भी सीहोर में सीएम शिवराज जनता के बीच पहुंचते ही भावुक हो गए। सीएम ने कहा था कि ऐसा भैया कहीं नहीं मिलेगा, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। बैठ मेरी कहना, ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। बैठ मेरी कहना, ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, मामा जी का अंदाज जिस तरह से सामने आया उससे तो हर कोई वाकिफ है। लोकप्रिय मामा जी हैं, चाहे उनके सरल और सहज अंदाज की बात की जाए, चाहे उनके बोलने के तरीके की बात की जाए, वो तो जनता का प्यार भी है जो सामने साफ तौर पर दिखता है हमेशा से मामा के लिए। और इसी की यही लोकप्रियता के चलते अब चुनावी मैदान में भी मामा उतरने वाले हैं। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहुत ही सीजन्ड लीडर है और तमाम तरह की चीजों को समझते भी हैं। और ये भी सच है कि बेहद संवेदनशील है, बेहद भावुक है, जब तक उनकी ये तस्वीरें सामने आती रहती है। लेकिन ये चुनावी वर्ष है, चुनावी सभाएं हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री का ये कहना कि मैं रहूं या ना रहूं पर मैं बहुत याद आऊंगा, उसके बाद ये पूछना अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, अपने लोगों के बीच में, क्या मैं बुधनी से चुनाव लड़ूं,
तो इसके पीछे एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि वो ये टटोलना भी चाहते कि जनता के मन में वो शिवराज की छवि जो मामा के रूप में जानी जाती है, जहां भैया के रूप में जानी जाती है, वो कैसी है, क्या वास्तव में अभी भी वही चीजें दिखाई दे रही? क्योंकि हमने देखा इस वर्ष लाडली बहना वो लेकर आए हैं, स्कूटी दी, तमाम तरह की योजनाएं लेकर आए, तो मामा भी जुड़े हैं और भाई बहन भी जुड़े हैं, इसीलिए वो अपने रिश्तों को टटोलना चाहते हैं। लेकिन जब ये मंच से बोलते हैं तो इसके ढेर सारे मायने निकाले जा सकते हैं। निश्चित रूप से बेटियों, बहनों, माताओं के प्रति उनका अथाह प्रेम हमेशा ही देखने को मिलता है और यही बात है कि वे सबके लोकप्रिय मामा बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए मनोज जी। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन ENA में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यहां नहीं थमेगा, आगे भी लगातार जारी रहेगा। बने रहे बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।